Hello everyone, this is the part 2 video of December 2023 paper. So let us continue with the next question. The next question is describe the Haeckel's law with the help of suitable example and what are the major criticism for this law. तो Haeckel's law बेटा क्या था? Haeckel's law एक बहुत ही common, बहुत ही important law है which was given by Ernst Haeckel and it states that ontogeny recapitulates phylogeny. कि जो ontogeny है ना वो एक तरीके से recap है हमारी जितनी भी phylogeny है, मतलब कि हमारी जितनी भी phyletic evolution है ना, हमारा जितना भी evolution है, तो जब हमारी development हो रही होती है हम उन सारे phases से हमारी embryonic development होती है and then we will reach the present day physiology. So embryological evidence for organic evolution came into prominence with the postulation of recapitulation theory of और biogenetic law. तो इसको recapitulation theory भी बोलते हैं, इसको biogenetic law भी बोलते हैं. This was given by German anatomist whose name was Ernst Haeckel और इसलिए इसको Haeckel's law भी बोलते हैं. It states that ontogeny recapitulates phylogeny. This means that during developmental history of an organism there is a remembering or recalling of its racial history. इसका मतलब ये है बेटा जब fertilization होती है, fertilization के बाद बनता है zygote. अब ये zygote डेवलप होना शुरू हुआ, बनेगा मोरुला, देन ब्लास्टुला, और फिर उसके बाद जब इसमें ऑर्गन मॉर्फोजेनेसिस हो जाएंगे, जब गैस्ट्रुलेशन होगी, मॉर्फोजेनेसिस ऑर्गन्स बन जाएंगे, तो उसमें वो कह रहे हैं कि जो एम्ब्रियो है वो सारी स्टेजेस क्रॉस करके आता है जो अर्ली या प्रिमिटिव फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, जितनी भी प्रिमिटिव फॉर्म्स होती हैं हम उसको क्रॉस करते हुए आते हैं. तो इसका मतलब हमारा जो एम्ब्रियो है वो सारी चीज़ों को रिकैप करते हुए प्रेजेंट डे फिजियोलॉजी तक, जो जैसे हम आज दिखते हैं वैसे तक पहुंचता है. ठीक है. सो डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, देयर इज अ रिमेंबरिंग और रिकॉलिंग ऑफ इट्स रेशियल हिस्ट्री. दिस इन टर्न इम्प्लाइज दैट एम्ब्रियोज इन देयर डेवलपमेंट रिपीट द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ देयर एंसेस्टर्स इन एन एब्रिवेटेड फॉर्म. इसका मतलब ये है कि अगर हम एम्ब्रियो के ग्रोथ को स्टडी करें तो हमें वो सारी मॉर्फोलॉजी या शॉर्ट में वो सारे फॉर्म्स दिखेंगे जैसे हम पहले दिखते थे. Haeckel believed that different stages in the early development of an individual represent the different forms and types through which the races of species passed phylogeny during the course of evolution. इसका मतलब जो stages हैं हमारी early development की, जो हमारी embryonic development की जो stages हैं उसमें हम वो सारी stages pass करते हुए आते हैं जो हमारी course of evolution में थी, and thus provide direct evidence of its line of descent. और इससे हमें हमारी line of descent के हम कहाँ से, मतलब हमारे ancestors कैसे दिखते थे, फिर next embryo कैसे होते थे, फिर next generation के embryo कैसे, ऐसे हम पूरी जो डिसेंडेंट लाइन है वो क्रॉस करते हुए आते हैं. Crustaceans provide a good example. The larva pass through 6 distinct stages in successive molds. Each larval stage strongly resembles the adult in a sequence from the primitive to the advanced form in this group. The larva of primitive crustaceans stop growth and differentiation at an early stage in this series, whereas the advanced crustaceans show all or most of the stages. तो इसका एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलता है क्रस्टेशंस में जो लार्वा होता है उसमें 6 टाइम्स मोल्टिंग होती है. ठीक है, जो इंस्टाल लार्वास बनते हैं बीच में और उसके बाद एक अडल्ट फॉर्म बनती है. तो वो कह रहे हैं कि हर एक लार्वा जो है वो अपने अडल्ट फॉर्म को रिजेंबल कर रहा होता है इन अ सीक्वेंस फ्रॉम, मतलब प्रिमिटिव टू एडवांस फॉर्म इन दिस ग्रुप, मतलब कि अपनी एंसेस्ट्रल अडल्ट फॉर्म को. ठीक है, तो इस तरीके से वो भी अपनी एवोल्यूशनरी स्टेजेस को क्रॉस करते हुए आ रहा है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 लार्वल स्टेजेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ क्रस्टेशियंस जो हैं, नोपेलस, सिप्रेस, प्रोटोजिया, जुया, मिसेस, मेगालोप्स, तो ये सारे जो हैं ये उनके प्रिमिटिव अडल्ट फॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. Next, in another example, the kidneys of all vertebrates develop from nephroderm, a segmented mass of mesoderm. जितने भी vertebrates हैं, हमारी जो किडनी जो डेवलप होती है, जो किडनी ओरिजिनेट होती है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मीजोडोम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोडोम. Yet there are 3 distinct type of kidney among the vertebrate: pronephros, mesonephros and metanephros, which are formed one after the other during growth and development. The first type is replaced by the second, which in its own turn give its way to the third, and so on. अगर आपने सक्सेशन ऑफ किडनी के बारे में पढ़ा हुआ होगा, आई गेस देयर इज अनदर सब्जेक्ट जहाँ पे कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ रहे हो, वहाँ पे सक्सेशन ऑफ किडनी के बारे में अगर पढ़ा होगा तो किडनी जब डेवलप होती है ना, तो जो प्रिमिटिव किडनी थी वो थी प्रोनेफ्रॉस टाइप की. उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, जैसे एवोल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो नेक्स्ट बेटर डेवलप्ड किडनी थी मीजोनेफ्रॉस एंड द नेक्स्ट वन इज मेटानेफ्रॉस. अब द सेम थिंग हैपन्स जब हमारी किडनी डेवलप होती है, हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, ऑन्टोजेनी के टाइम पे जब किडनी की डेवलपमेंट हो रही है तो वो पहले प्रोनेफ्रॉस बनती है, प्रोनेफ्रॉस के बाद मीजो एंड देन meta. So all vertebrate embryos first develop a pronephric kidney which utilizes just the anterior most part of nephroderm. Only hagfishes and few bony fishes retain its
प्रोनेफ्रिक किडनी। अब इनमें से ये जो प्रोनेफ्रिक किडनी है ये सिर्फ कुछ बोनी फिशेस और हैश फिशेस में प्रेजेंट है एज द फंक्शनल एक्सक्रीटरी यूनिट, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द अडल्ट फिशेस एंड एम्फीबियंस एंड एज वेल एज इन द एम्ब्रियो ऑफ रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स द किडनी डेवलपमेंट गोज अप टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज मीजोनेफ्रिक स्टेज। मीजोनेफ्रिक किडनी जो होती है वो फंक्शनल होती है अडल्ट फिशेस में और एम्फीबियंस में, तो उनके अंदर यही रिटेन कर जाती है, लेकिन अगर वो एम्ब्रियो जो हम पढ़ रहे हैं वो रेप्टाइल बर्ड या मैमल का है, देन वी विल सी द डेवलपमेंट ऑफ किडनी विल प्रोसीड टू द स्टेज नोन एज मेटानेफ्रॉस। तो वहाँ पे मेटानेफ्रॉस किडनी डेवलप होगी, द फंक्शनल ऑर्गन इन द अडल्ट ऑर्गेनिज्म। These facts suggest that higher vertebrates have evolved from the lower ones as a result of elaboration of various structures। तो इस तरीके की स्टडी से हमें पता चल रहा है कि हमारा एवोल्यूशन कहाँ से हो रहा है, कि सबसे प्रिमिटिव से जो एडवांस स्टेज थी वो सारी हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में रिकैपिटुलेट हो रही है, रिकैप हो रहा है उसका, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिकैपिलेशन थ्योरी विच स्टेट्स ऑन्टोजेनी रिकैपिलेट्स फाइलोजेनी। लेट अस नाउ लुक एट द एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट। अब अगर हम अलग अलग वर्टिब्रेट के, लाइक ये फिशेस का एम्ब्रियो है, सैलमेंडर, टॉर्टोइज, रैबिट, ह्यूमन। अब अगर आप देखो द मोर अर्ली इट इज, तो ये एक दूसरे के ज़्यादा सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन जैसे 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 डेवलपमेंट होगी, ये प्रोसीड करेंगे, डेवलपमेंट होंगे, तो वहाँ पे हमें डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। तो मतलब कि जब स्टार्ट होता है तो वो सारा प्रिमिटिव फॉर्म से होता है विच वर मोर क्लोजर टू ईच अदर, तो द प्रिमिटिव फॉर्म्स यूजुअली रिजेंबल ईच अदर। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ये प्रिमिटिव फॉर्म्स जो है वो कंपैरेटिवली एक दूसरे को रिजेंबल कर रही है। सो द एम्ब्रियोज ऑफ अ वैरायटी ऑफ वर्टिब्रेट शो अ हाई डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। दे बिकम मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट ओनली ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो वो यही कह रही है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट और एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है, लेटर स्टेजेस में वो स्पेशलाइज होते रहेंगे इन इट्स ओन टाइप, लेकिन जब स्टार्ट हो रहे हैं डेवलपमेंट शुरू हो रही है, तो प्रोग्रेशन के टाइम में जब डेवलपमेंट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर जा रही है, तो हमें हर टाइप की जो एम्ब्रियो की फॉर्म्स है वो देखने के लिए मिलेंगी। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। Haeckel's phylogenetic law met a lot of criticism as it was pointed out there is no true phylogenetic recapitulation during ontogeny। Now there were other biologists as well जिन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी phylogenetic recapitulation जो है वो नहीं होती। This is because the resemblances seen in ontogeny are primarily between the embryos of related animals and not among the embryos and adult ancestors। तो उन्होंने बोला कि ये जो हमें resemblance, ये जो हमें similarity देखने के लिए मिल रही है, ये जो related animals उनके एम्ब्रियोज में हमें देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन उनके एम्ब्रियोज या अडल्ट एंसेस्टर्स के बीच में हमें ये देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ओनली इंसिडेंटली डू दे समटाइम्स सजेस्ट अडल्ट्स। दस ontogeny recapitulates phylogeny only in the sense that ancestral embryonic stages are repeated and even these may be drastically modified by adaptation that are favored by natural selection। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं वो रिजेंबल करती हैं, हो सकता है कि करती हों, लेकिन किसको? हमारे एंसेस्टर्स के एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को, ठीक है। लेकिन एक मैमल की एम्ब्रियोनिक स्टेज एक फिश की एम्ब्रियोनिक स्टेज के साथ रिजेंबल नहीं कर सकती, ठीक है। और जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज रिजेंबल करेगी वो किसके साथ करेगी? एंसेस्ट्रल एम्ब्रियोनिक स्टेज के साथ रिजेंबल करेगी, और उसमें भी जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी हमें डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन। सो द रिकैपिटुलेशन थ्योरी assumes that embryo need only repeat the past, condensing some stages and eliminating others without adapting to the embryonic mode of life। अब रिकैपिटुलेशन थ्योरी जो है, जो हेकल्स लॉ है, उन्होंने ये बोला कि एम्ब्रियो जो है वो अपने पास्ट को रिपीट कर रहा है, उसमें से कुछ स्टेजेस को रख रहा है, कुछ को अलग कर रहा है, बट यहाँ पे उन्होंने अडेप्टेशन की या नेचुरल सिलेक्शन की कोई बात नहीं करी। द फैक्ट इज क्वाइट अदरवाइज। एम्ब्रियोज मस्ट अडेप्ट देमसेल्फ टू कोप अप विद अ होस्टाइल एनवायरमेंट। हमारा जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो रहा है, वो अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है एज पर द प्रेजेंट एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंसेज इन क्लीवेज पैटर्न इन वेरियस एम्ब्रियोज आर कोरिलेटेड with the amount of yolk। अब जब हम क्लीवेज पैटर्न पढ़ते हैं कि स्पाइरल क्लीवेज होगी, मोज़ैक क्लीवेज होगी, तो वहाँ पे जो क्लीवेज है, सेंट्रोलिसिथल है या टीलोलिसिथल एग है, उसका योग कैसा है, मेजो है या मैक्रो है, उसके बेसिस पे क्लीवेज डिसाइड होती है, ठीक है। सो डिफरेंसेस इन क्लीवेज पैटर्न इन वेरियस एम्ब्रियोज आर कोरिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ yolk in the egg। This is an adaptive trait of fundamental biological importance। Also consider the adaptation of eggs in order to develop in fresh water, salt water or terrestrial habitat। Similarly eggs की adaptation अपने environment के basis पे भी होती है कि वो egg कहाँ develop हो रही है, fresh water में, salt में या terrestrial habitat में। These are significant differences among various groups of echinoderms which are referable to embryonic adaptation। Many biologists feel that these differences are a result of extensive modifications of larvae through natural selection since separation from their ancestors। और काफ़ी सारे बायोलॉजिस्ट का बेटा ये मानना था कि जितने भी मॉडिफिकेशंस हमें देखने के लिए मिल रही हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हमें डिफरेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज द एम्ब्रियोज आर अडेप्टिंग टू द करंट एनवायरनमेंट। जो भी उनको उनके आसपास का एनवायरनमेंट है, जो भी आसपास की सेल सिग्नलिंग है, उसके बेसिस पे वो अडेप्ट हो रही है, ठीक है जी।
So the next question, discuss the role of human being in sixth extinction. हमने ये चीज in the previous papers we have already discussed the five mass extinctions that have occurred already. Now the current extinction which is going on is the sixth extinction, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मेन ह्यूमन बींग्स का क्या रोल है, वो कैसे इस एक्सटिंक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज देयर रोल, पॉजिटिव और नेगेटिव, और व्हाट इज देयर रोल. There are several records of extinction that occurred in our geological past, and most of them were caused by natural catastrophes such as volcanic activity, collision comets. But the Earth is in the middle of a sixth mass extinction today. जो जितने भी पहले वाले extinction थे वहाँ पे कोई एक natural disaster था, like कोई volcanic cavity है या ice age आ गया, collision comets है. लेकिन अभी अगर हम बात करें तो at present day we are in the middle of sixth extinction. The current fate of bluefin tuna, rhinos, tigers, and gorillas is not natural. Species are disappearing at an alarming rate. The sixth extinction is anticipated to be the most destructive extinction event ever since the occurring of asteroid impact that eliminated out the dinosaurs once forever. In the past, the rate of extinction and rate of evolution of new life forms were completely balanced, owing to the subsistence of the biological cycle and balance of the ecosystem. But this balance has been disturbed with the advent of human race. देखो, अब उन्होंने बोला कि जो करंट रेस है, जो अभी जो टाइम चल रहा है, ये सिक्स एक्सटिंक्शन का चल रहा है, और ये जो एक्सटिंक्शन है माना जा रहा है कि ये जितनी भी पास्ट 5 एक्सटिंक्शन है उनमें से सबसे बड़ी होने वाली है. इन कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि जब डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे वो जो एक पीरियड था वैसा ही कुछ या उससे भी बड़ा हमें यहाँ एक्सटिंक्शन देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल्स हम देख रहे हैं कि ये डिसअपेयर हो रहे हैं, चाहे ये एक्सटेंक्ट हो रहे हैं, एंडेंजर्ड हो रहे हैं या एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो ये जो है वो बहुत हाई रेट पे इनकी जो एक्सटिंक्शन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. तो दिस शोज कि यहाँ पे ह्यूमन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है. ठीक है. Thus the balance has been disturbed with the advent of human race. The current rate of extinction are 100 times faster than the natural rate, and therefore it has been difficult for the biological cycle to keep up with the pace. और अगर इसी तरीके से चलता रहा, ह्यूमन एक्टिविटीज इसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करती रही, तो ये जो एक्सटिंक्शन है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी. The sixth extinction is also called the Anthropocene, that is the age of man extinction, since it is caused by the human race. Loss of habitat, overhunting, pollution, climate change, genetic mutations are all being credited as a major cause of mass extinction, which has been named the Holocene extinction. Human actions like increasing temperature, introduction to exotic species, simplification of landforms are causing homogenization of global faunas, which if left unchecked could ultimately lead to the elimination of whole lines of fauna. In short, बेटा जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, क्योंकि ह्यूमन के हम मान के चलते हैं कि ह्यूमन के पास सबसे डेवलप्ड ब्रेन है, हमारा ब्रेन सबसे डेवलप्ड है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल सबसे बेटर है अमंग ऑल द एनिमल्स, या फिर हम मान के चलते हैं हमारे एक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है. ठीक है. तो उस बेसिस पे हम इन सब फैक्टर्स की वजह से अपने बेनिफिट के लिए नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं. और नेचर के अंदर एक्सप्लॉयटेशन करने में मतलब इट इज़ नॉट एज सिंपल, इतना शॉर्ट में नहीं कर रहे कि हाँ इट इज़ जस्ट अबाउट डिफॉरेस्टेशन. हर चीज़ डैमेज हो रही है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, टेम्परेचर, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो एक अलार्मिंग रेट पे बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से और हमारी बढ़ती डिमांड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सारी चीज़ों की वजह से हम इन अपने नेचर को, अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं. Our current extinction crisis is exclusive in Earth history according to geologists and biologists due to some unique features. Spread of non-native species all over the earth. हमने जितने भी different organisms थे वो हर जगह फैलते जा रहे हैं. Single species, that is human being, taking over an important proportion of the Earth's primary production. हम Earth का primary production जो है वो सिर्फ एक ही ग्रुप को देते जा रहे हैं, that is human being. 25 to 40% of the planet's net prime production जो है वो कौन कंज्यूम कर रहा है? सिर्फ एक single species कंज्यूम कर रहा है, that is humans. Evolution increasingly directed by human actions, resulting in the growth of something called the technosphere. Evolution जो है वो बहुत जल्दी बढ़ता जा रहा है. Evolution का मतलब होता है चेंजेस आना, स्पेसिएशन होना, न्यू स्पीशीज़ बनना. नेचुरल सिलेक्शन कब होती है? नेचुरल सिलेक्शन होती है जब एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं. अब क्योंकि हमारी वजह से एटमॉस्फेरिक चेंजेस इतने जल्दी हो रहे हैं, स्पीडिफाई हो रहे हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन भी उसके हिसाब से बढ़ रही है. उसके अलावा हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कर रहे हैं, मतलब देर आर समथिंग, चाहे वो जेनेटिक मैनिपुलेशन हो, चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, या एक नॉर्मल आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो हम प्लांट्स में करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो. तो इन सब की वजह से जो एवोल्यूशन है वो और जल्दी
होता जा रहा है. Human beings have become the top predator both on land as well as across the sea. The impact of still avoidable sixth mass extinction would be catastrophic, widespread, and of course irreversible. The destruction of flora and fauna will also have serious ecological, economic, and social consequences. तो बेसिकली ये जितने फैक्टर्स हैं इससे हम लैंड और वाटर दोनों को डिग्रेड कर रहे हैं, दोनों के अंदर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं. Scientists give an example of the lions that were once distributed over most of the Africa, Southern Europe, and Middle East, all the way to northwestern India. The vast majority of lion population have been wiped out today, which is a matter of great concern for all of us. The new study has generated so much conversation estimates that as many as 3/4 of animal species would be extinct within several human lifetime. तो हम मान के चलते हैं आने वाली कुछ सेंचुरीज में, आने वाले कुछ 100 सालों के अंदर नियरली 3/4 ऑफ एनिमल स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. द सिक्स्थ और द होलोसीन एक्सटिंक्शन, जिसको हम एंथ्रोपोसीन भी बोल रहे हैं, एज ऑफ मैन एक्सटिंक्शन भी बोल रहे हैं, इज डायरेक्टली लिंक टू ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट या ह्यूमन इवॉल्वमेंट टू द चेंजेस ऑफ द प्लैनेट. ह्यूमन बिकेम द टॉप प्रेडेटर बोथ ऑन लैंड एंड सी, और इसकी वजह से सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी रेट पे होने वाली है. सो हियर इज़ अ डायग्राम जहाँ पे थोड़ा बहुत परसेंटेज और नंबर्स का डेटा दिया हुआ है. ऑलमोस्ट 20,000 मोर स्पीशीज आर थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन. द करेंट मास एक्सटिंक्शन हैज़ ऑलरेडी बिगन and 865 species that we know have already gone extinct over the past 500 years. Scientists have estimated that in the next 5 centuries 75% population जो है 75% species जो हैं वो और extinct हो जाएंगे. At this rate our own mass extinction will rival the last one that wipe up the dinosaurs. तो जो अगर हम पिछली 5 extinctions देखें तो उसके अंदर सबसे मेजर मास एक्सटिंक्शन थी जिसमें डायनासोर्स वाइप आउट हुए थे. अगर इसी रेट से ये वाला होलोसीन भी, एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन भी इसी वे में प्रोग्रेस करेगी तो ये उसको भी ओवरकम करके सबसे मेजर मास एक्सटिंक्शन में रिजल्ट होगी. So moving on to the next question, short note on ABO blood type allele in human being and Patau syndrome. तो अगर हम बात करें मल्टीपल अलील्स जो ब्लड ग्रुप के अंदर होते हैं, ब्लड ग्रुप के अंदर हमारे पास अलील्स होते हैं ABO, और उसी पे डिपेंड करके हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप्स हैं A, B, AB and O. The blood group in human are classified as A, B, O or AB depending upon the 3 type of allele जिनको हम ऐसे डिनोट करते हैं IA, IB और IO. The I denotes an antigen isoagglutinogen which is present on the surface of RBCs. There are 2 types of oligosaccharides either on which are tested to the common acceptor isoagglutinogen by the action of enzyme glycosyl ट्रांसफरेज. इस स्टेटमेंट का मतलब है कि 2 तरीके के ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं जो आइसोएग्लूटिनोजन मतलब इस आई एंटीजन के ऊपर अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज. क्या अटैच हो रहे हैं? ओलिगोसैकेराइड अटैच हो रहे हैं. देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड विच आर ए एंड बी. तो अगर हमारे पास एंजाइम ए प्रेजेंट है, अगर हमारा जो अलील है, हमारा जो जीन है वो इनकोड करता है ए ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज के लिए, तो दैट मीन्स ए एंटीजन अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा आई ए. अलील आई बी इनकोड्स फॉर बी ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज विच कन्वर्ट आइसोग्लूटिनोजन इनटू बी एंटीजन. मतलब यहाँ पे कौन सा एंटीजन आ जाएगा? बी एंटीजन. अलील आई ओ डज नॉट इनकोड फॉर एनी ऑफ दीज एंजाइम, instead produces a different protein, therefore no oligosaccharide component is attached to its corresponding isoagglutinogen and is left unaltered. तो बेसिकली IO में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट नहीं है. जैसे कि अगर हम बात ब्लड ग्रुप बी में ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट होता है गैलेक्टोस, ठीक है. बी ब्लड ग्रुप में क्या अटैच्ड होता है? बी ब्लड ग्रुप में अटैच होता है गैलेक्टोस. ए ब्लड ग्रुप में अटैच होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोस अमीन. लेकिन जो ओ एंटीजन है उसकी वजह से यहाँ पे कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई भी ओलिगोसैकेराइड अटैच नहीं हो. द ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइन द टाइप ऑफ अलीलिक पेयर प्रेजेंट. तो ब्लड ग्रुप किस पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा अलील, कौन सा जीन हमारे पास प्रेजेंट है. बोथ द अलील्स ऑफ ब्लड टाइप्स ए एंड बी आर को डोमिनेंट एंड एक्सप्रेस कंप्लीटली. इंडिविजुअल हैविंग अ जीनोटाइप IA, अगर सपोज करो होमोजाइगस ए है तो उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए. अगर IA और IO है, ये हेट्रोजाइगस है, अब ओ अलील तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट या ओलिगोसैकेराइड के लिए कोड नहीं कर रहा, तो ये ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ए. अगर एक एंटीजन के ऊपर अगर एक अलील के ऊपर ए है, एक अलील के ऊपर बी है, तो वो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? AB, बिकॉज ये एंटीजन ए और एंटीजन बी के लिए कोड करेगा.
ठीक है. Individual having genotype IA or IAIO have A blood group and the ones having IBIB or IBIO have B blood group. Heterozygous individual अगर एक के ऊपर A है और एक के ऊपर B है तो उसका blood group क्या हो जाएगा AB. People having homozygous allele combination IOIO lack either of the two antigens. और अगर किसी के पास IOIO है that means दोनों ही allele जो है वो enzyme produce नहीं कर रहे, तो यहाँ पे जो blood group होगा वो blood group क्या हो जाएगा, O blood group. The ABO antigens are the most immunogenic of all other blood antigens. Therefore, ABO system of classification of blood group has foremost clinical significance. ABO blood group का मतलब ABO antigen का हमारे जो मेडिकल साइंस में, हमारी जो थेरेपेटिक साइंस में, हमारे ट्रीटमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर हम गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो ये हाईली इम्यूनोजेनिक है और इसकी वजह से बॉडी में बहुत जल्दी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा. द अग्लूटिनेशन रिएक्शंस अराइजिंग ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ ABO एंटीजन आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ फॉलोइंग एरर्स और मिसमैच इन ब्लड. तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में मिसमैच होता है या एरर होता है कि क्रॉस मैच में वो ब्लड नहीं मैच कर रहा, स्टिल ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, तो इट कैन बी एज सीवियर एज अ डेथ. The type of blood group is determined genetically and is therefore inherited by a child from his parents. Since two alleles IA, IB are dominant while ILO is a recessive allele, there are a number of possibilities arising for blood group type of children. ठीक है जी. तो अगर आप यहाँ पे टेबल देखो, जो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसका जीनोटाइप AO भी हो सकता है, AA भी हो सकता है. बी ब्लड ग्रुप कैन बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस. AB ब्लड ग्रुप हमेशा हेट्रोजाइगस ही होगा और O ब्लड ग्रुप हमेशा होमोजाइगस ही होगा. तो अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप A में, उसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, A. बी ब्लड ग्रुप इसलिए नाम करा गया क्योंकि एंटीजन प्रेजेंट है B. AB ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन प्रेजेंट है और O ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. देर इज वन मोर लॉ गिवन बाय कार्ल लैंडस्टेनर जिन्होंने ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स को डिस्कवर करा था, दैट इज द रेसिप्रोकल लॉ. रेसिप्रोकल लॉ बोलता है कि हमारे ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन प्रेजेंट है वो एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी हमारे ब्लड में या हमारे प्लाज्मा में. दैट मीन्स अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप A विल नॉट हैव एंटीबॉडी अगेंस्ट A. इंस्टेड क्योंकि यहाँ पे ब्लड एंटीजन B प्रेजेंट नहीं है तो हमारे प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटी B. ठीक है. ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी होगी अगेंस्ट एंटी ए. AB ब्लड ग्रुप में A और B दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो A और B दोनों में से किसी के भी अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी. वेयरएज इन ब्लड ग्रुप O कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट है. एंटीजन A के अगेंस्ट और एंटीजन B के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट है. इसलिए द पर्सन विद ब्लड ग्रुप O कैन नॉट बी ट्रांसफ्यूज विद द ब्लड ग्रुप पर्सन विद ब्लड ग्रुप A, B और AB. तो हम इसको कोई भी A, B और AB वाला ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते क्योंकि ये एंटीबॉडीज इम्यूनोजेनिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगी. ठीक है. सो दिस वाज कि अगर पेरेंट का जीन ये है, सपोज मदर का ये है, फादर का ये है, तो चाइल्ड का जीन क्या होगा. सिमिलरली अगर मदर सपोज करो होमोजाइगस है और फादर भी A ब्लड ग्रुप है बट हेट्रोजाइगस है, तो हो सकता है कि जो चिल्ड्रन होंगे, जो बच्चे होंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसका ब्लड ग्रुप A हो बट इट कैन बी होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस. ठीक है. सो दिस इज अ टेबल. आई गेस आप लोगों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस आता होगा तो ये टेबल बनाने में आई डोंट फील कि किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है. Next, Patau syndrome. Trisomy 13 is also known as Patau syndrome. It is a genetic condition arising due to presence of extra copy of chromosome number 13. अब यहाँ पे भी ट्राइसोमी हो रही है, मतलब 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोसोम के प्रेजेंट है और कौन से नंबर पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 13. द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस कंडीशन इंक्लूड कार्डियक एनॉमलीज, मतलब कि हार्ट में डिफेक्ट्स या इश्यूज होते हैं, नर्वस सिस्टम में डिफेक्ट होते हैं, हाइपोटोनिया या वीकर मसल टोन, फिजिकल फीचर्स डिफॉर्म्ड होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं. द सर्वाइवल रेट ऑफ सच affected individual is very low due to multiple serious abnormalities and defects, and most children fail to live beyond few weeks or months. The extra genetic material may be present in the form of complete chromosome 13, that is 3 copies of chromosome 13. की हो सकता है कि normally 2 copies present होती हैं, लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ पे कितनी copies present हो, 3. In such a case, the severity of the anomaly is high, lowering the chance of survival of affected individual. In mosaic condition, an extra copy of chromosome 13 is present only in few cells. अगर ये जो extra copy है क्रोमोसोम की ये सिर्फ कुछ सेल्स में प्रेजेंट है तो ये क्योंकि ऑब्वियसली जितना ज़्यादा वो ट्राइसोमी, जितनी कम हमें वो ट्राइसोमी दिखेगी उतनी कम ही उसकी सिवियरिटी होगी, जितनी ज़्यादा वो ट्राइसोमी दिखेगी सिवियरिटी भी उतनी ज़्यादा ही होगी. तो अगर सिर्फ कुछ सेल्स के अंदर ये ट्राइसोमी देखने के लिए मिल रही है तो ये इफेक्ट जो होगा वो लेस सिवियर होगा. इफ द एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल ऑफ क्रोमोसोम 13 गेट ट्रांसलोकेटेड टू अनदर क्रोमोसोम,
chromosome, it is called translocation trisomy 13. अगर 13 क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल किसी और क्रोमोसोम पे चला जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन ट्राइसोमी 13. दिस यूजुअली हैपन ड्यूरिंग द गमीट फॉर्मेशन और समटाइम्स ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. Translocation trisomy is inheritable. A parent with balanced translocation is a potential carrier and is likely to produce a child with trisomy 13. यहाँ पे ये हो सकता है कि मतलब अब वो क्या हुआ कि कोई एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम थी, वो चली गई क्रोमोसोम नंबर 13 पे. ये जो चीज़ है ये नॉर्मली मतलब इतनी नॉर्मली तो नहीं बट ये पोटेंशियली हो सकती है एक बैलेंस ट्रांसलोकेशन की फॉर्म में एंड इज लाइकली टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड विद ट्राइसोमी 13. द ट्राइसोमी 13 कंडीशन हैज सिंस बीन डिस्क्राइब्ड इन मेनी न्यूबॉर्न्स एंड इज कॉल्ड पेटाउ सिंड्रोम, बीइंग डेजिग्नेटेड एज 47 एंड 13 प्लस. इसका मतलब है कि 47 क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि नॉर्मली कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. 47 क्रोमोसोम है और 13 प्लस का मतलब है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 13 पे प्रेजेंट. 70% of trisomy 13 cases are caused by meiotic non-disjunction, 10% are trisomy mosaics and 20% are partially trisomic due to translocation. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे meiotic non-disjunction का मतलब है कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में क्रोमोसोम प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं हुए, एक दूसरे से अलग नहीं हुए. तो सबसे मेजर कॉज जो होता है वो meiotic non-disjunction की वजह से होता है. दैट मीन्स 70% केसेस इसी वजह से होते हैं. 10% में ट्राइसोमी मोसैक, मतलब कि मे बी जिस टाइम DNA रेप्लिकेशन हो रहा था उस टाइम एरर हुआ कि कुछ सेल्स के अंदर हमें ये ट्राइसोमी देखने के लिए मिल रही है. और 20% केसेस में पार्शियली ट्राइसोमिक ड्यू टू ट्रांसलोकेशन. तो वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक से दूसरे में चला जाता है एंड विच कॉजेज पार्शियल ट्राइसोमी. एज द क्रोमोसोम नंबर 13 contains considerable active genetic material, most chromosomes 13 trisomies abort. Of these that are live born, 90% die during the first year of life and those few that survive beyond the age of 2 years suffer from severe mental health retardation. इसका मतलब यही है कि ये जो पेटाउ सिंड्रोम है, this is a severe condition. Either the individual will not able to survive and if अगर वो abort नहीं हुआ, उस प्रेगनेंसी को मेडिकली नहीं टर्मिनेट करा गया ड्यू टू एनी रीजन, तो वो जो बेबी है वो हार्डली 1 ईयर की एज तक सर्वाइव करेगा और अगर उसके आगे भी सर्वाइव कर जाता तो देयर विल बी मेनी सीरियस हेल्थ इश्यूज आफ्टरवर्ड्स. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइसोमी 3 इंक्लूड सीजर्स, मॉडरेट माइक्रोसेफेली मतलब स्मॉल हेड, वाइड स्पेस आई, बिग नोज, क्लेफ्ट ऑफ द लिप्स एंड पैलेट, लो सेट ईयर्स, स्कैल्प में डिफेक्ट होंगे, कैरेक्टरिस्टिक ट्रिगर थंब होगा. दैट मीन्स द थंब एंड द index finger overlap with the third finger. Trisomy 13 babies display a simian crease, one continuous crease across the palm of the hand. तो हैंड में एक कंटिन्यूस सी हमें क्रीज देखने के लिए मिलती है जिसको हम बोलते हैं सिमियन क्रीज. एज इन डाउन सिंड्रोम एज वेल एज पॉलीडेक्टाइली, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, किडनी डिसऑर्डर्स एंड मैलफॉर्म जेनेटिलिया. तो ये सारी फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें देखने के लिए मिलेंगी. पॉलीडेक्टाइली मतलब एक्स्ट्रा फिंगर या एक्स्ट्रा थंब, हार्ट के अंदर डिजीजेस, किडनी में प्रॉब्लम, जेनिटल ऑर्गन में प्रॉब्लम. द एवरेज मैटरनल एंड paternal ages of parents of affected infants are higher than the ages of paternal of normal children. Meiotic non-disjunction का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि लेट प्रेगनेंसीज. अगर कोई भी जो कपल है मेल या फीमेल वो लेट एजेस में लाइक आफ्टर 30s और नियर टू 40s इफ दे आर प्लानिंग और उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो रही है तो उसकी वजह से मियोटिक सेपरेशन जो है, मियोसिस जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होता, क्रोमोसोम प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं होते और वहाँ पे मैक्सिमम केसेस हो जाते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स के. तो जो अफेक्टेड इन्फेंट्स होते हैं उनका मेन रीज़न ये भी होता है कि मदर या फादर की एज जो है वो ज़्यादा है. बट पैटर्नल एजेस आर नॉट एज हाई एज द एवरेज मैटरनल एज एज इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम. लेकिन पैटर्नल एज इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी डाउन सिंड्रोम के केस में होती है. बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एवरेज अबाउट 32 years of age when the affected child is born. Because the condition is so rare, it is not known if the origin of the extra chromosome is more often maternal, paternal or arises equally from either parent. क्योंकि ये कंडीशन रेयर है. रेयर मतलब एक तो एक कम होती है और रेयर होने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि जो अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म है दे वोंट एबल टू सर्वाइव. तो अगर वो सर्वाइव ही नहीं करे तो उनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम नंबर आउट नंबर हो जाती है, मतलब कम नंबर में हो जाती है सॉरी. तो उसकी वजह से ये अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं करा गया कि ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये मैटरनल होता है, मतलब मदर्स का एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमेशा आता है या फादर का आता है या इक्वली प्रोबेबल होता है. सो दिस इज स्टिल अननोन. सो हेयर इज अ पिक्चर वेयर वी कैन सी कि 13 नंबर पे हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम present है. With this we are done with this part of paper. Thank you for watching. Do share, like and subscribe and all the best for your exam, and if you have any doubt feel free to put that in the comment section. Thank you.